हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 16 नवंबर है और 15 नवंबर के टॉपिक्स हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पे आपको सारे नोट्स मिलेंगे, वो सिंपल इजी लैंग्वेज में होंगे, वो भी हैंड रिटन नोट्स, और वो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में। आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो लेक्चर्स यूट्यूब पे 60 मिनट्स के मिलते हैं, यहाँ आपको 30 मिनट्स मिल जाएंगे। मतलब आपका 50% टाइम बच जाएगा। एक बार आप टॉपिक को पढ़िए, समझिए। मुझे पक्का 100% विश्वास है कि आपको पूरा पसंद आने वाला लेक्चर। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं 100% उसमें इंप्रूव करूँगा। हम एक्चुअली लर्नर हैं और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमियाँ बताएं ताकि मैं उसमें सुधार करूँ, ठीक है। और मैं टेलीग्राम का लिंक भी साथ में दे रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की एक खास बात बता देता हूँ मैं। जो न्यूज़पेपर था कल का द हिंदू, उसके अलावा उसमें क्या मतलब पूरे न्यूज़पेपर में कुछ खास चीज़ें नहीं आई है। सारे एडिटोरियल भी पुराने आए थे, ऐसा मतलब मज़ेदार नहीं आया है। उसमें से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आई है, जैसे मैं एक बता रहा हूँ आपको। 4 आउट ऑफ 5 ऑर्गन रिसिपेंट इन कंट्री आर मेन नोटों का डेटा है ये। इस तरह कुछ ऐसे आए हैं जो कि मैंने कुछ इंडियन एक्सप्रेस से भी, जो बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, तो मुझे उसको लेना पड़ा, क्योंकि एक्चुअल में वो बहुत काम का था यूपीएससी के लिए। इस तरह कुछ आर्टिकल्स द हिंदू से लिए गए हैं और कुछ वहाँ से लिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ बस। बहुत मतलब जो सबसे खास चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है आज, ठीक है। सबसे पहले जीरोधा के जो सीईओ है नितिन कामत, उन्होंने वार्न किया है अगेंस्ट पिग बचरिंग स्कैम्स। अब आप बोल रहे होंगे ये पिग बचरिंग स्कैम्स क्या होता है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। पिग बचरिंग स्कैम का मतलब होता है कि जैसे क्या होता है कि आजकल क्या सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे क्या होता है, जैसे कोई लड़का है, उसको किसी लड़की का मैसेज आएगा कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, 5 मिनट का समय है क्या आपके पास, ऐसा कुछ भी लिख के। तो उसके बाद लड़का उसको रिप्लाई करता है। और ये सेम उल्टा भी हो सकता है, कोई लड़का लड़की को मैसेज करता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इस तरह एक दूसरे से बात करते जाते हैं, धीरे धीरे उनमें ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, पैसे की डिमांड कर लेते हैं कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे डाल दोगे क्या। तो आदमी ट्रस्ट में डाल देता है, और उस टाइम पे जो पैसा, उसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है पैसा लेके। उसको बोलते हैं पिग बचरिंग। एक दूसरा फॉर्म भी समझा देता हूँ, जैसे कि 2 जने कंटिन्यूसली टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे पर विश्वास हो गया, उसके बाद वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं कि मैं आपको यहाँ इस शेयर में इन्वेस्ट कर दो, ये प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दो, ये प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे करके कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करवाते रहते हैं। और शुरुआत में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलता है। 3-4 बार जब चीज़ें बराबर प्रॉफिट मिलने लग जाता है तो आदमी को ट्रस्ट होने लग जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, और जैसे ही बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करता है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी गायब, इन्वेस्टमेंट भी गायब, सब गायब। इस तरह इस जो पूरे जो ये कांड को, घटनाक्रम को पिग बचरिंग बोला जाता है। तो जीरोधा की जो सीईओ है, उन्होंने बोला है कि पिग बचरिंग से बचे, लोगों की व्हाट्सअप, सोशल मीडिया पर ऐसे कोई भी मैसेज आए तो उन पर ट्रस्ट ना करें, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए कृपया सावधान रहे। ये टॉपिक मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जनरल इन्फॉर्मेशन हर न्यूज़ चैनल पर, हर न्यूज़ पर एक्टिवेट थी, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट। 4 आउट ऑफ 5 एज मतलब ऑर्गन रिसिपेंट इन कंट्री आर मेन। कहने का मतलब है कि 5 ऑर्गन जो रिसिपेंट होते हैं उसमें से 4 कौन है, मेन। मतलब वुमन को तो वुमन एक है। इसका कहने का तात्पर्य ये है आर्टिकल का कि 5 आदमियों से 5 अगर कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, उसमें से 4 आदमियों के पास तो ऑर्गन कहाँ से मिल रहे हैं, उनको कहाँ से, मतलब 4 तो लोग हैं उसमें से, मतलब उनके ऑर्गन में ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो कि मेन है उनके अंदर। अब आप एक डेटा समझ लीजिए, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही है इसको। ओवर 58,000 ट्रांसप्लांट हुए लास्ट 5 साल में। देखो 2018, 19, 20, 21, 22 का डेटा दे रखा है। टोटल ट्रांसप्लांट देखो 2018 में 10,000, 12,000, मैं इसकी आगे की डिजिट नहीं बोल रहा हूँ, बट 10,000 के आसपास है, 12,000 के राउंड है, 12,500 के, 7,443, 12,259 और 16,041। धीरे धीरे ट्रांसप्लांट होना बढ़ रहा है। उसके बाद लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट, यानी कोई आदमी अगर जिंदा है, उसके जैसे किसी के पास 2 फेफड़े होते हैं और वो आदमी जीवित है, वो क्या करता है कि दोनों फेफड़े स्वस्थ है तो अपने पिता या अपने रिश्तेदार किसी की डेथ होने लगती है, उसके बाद उसके दोनों फेफड़े खराब हो जाते हैं, तो एक केस में क्या करता है, एक फेफड़ा निकाल के उस जीवित आदमी को दे देता है, तो उसको बोलते हैं लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। तो उसके 78% था 2018 में, 83% 2019 में, 2020 में 86% और 83% 2022 के अंदर। और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट यानी जिस आदमी की मृत्यु हो गई है, वो कितने हैं, वो सिर्फ 21%, 16%, 13%, 16%। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, 83% ट्रांसप्लांट या 80% जो रेशियो है, 80% जो रेशियो है वो किसका है, लिविंग डोनर का है, जो जिंदा आदमियों के अपने ऑर्गन ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं। इस तरह हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ है, तो दिल्ली के अंदर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाता है क्वेश्चन की हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ, तो दिल्ली के अंदर, फिर तमिलनाडु में, फिर केरला में, फिर महाराष्ट्र में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। 3422 दिल्ली में हुआ था। और उसके बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट, लिविंग डोनर समझ में आ गया, और डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ, तो तमिलनाडु में, उसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि दिल्ली इज द स्टेट या दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी इन विच हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट इज देयर। तो इस तरह का स्टेटमेंट आ गया। और उसके अलावा 2-3 स्टेटमेंट और किससे रिलेटेड आ गए, ट्रांसप्लांट से रिलेटेड ही, और एक स्टेटमेंट ही आ गया। तो अपने को लिखना है यस, और अगर नहीं तो दिल्ली की जगह वो डाल देखी राजस्थान, तो भाई राजस्थान का तो नाम ही नहीं था, तो उसका मतलब है रॉन्ग स्टेटमेंट। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तमिलनाडु किसके अंदर है, डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट में, और दिल्ली कहाँ है, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट में। अब ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया,
अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको समझो। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 प्रोवाइड्स वेरियस रेगुलेशंस फॉर द रिमूवल ऑफ द ह्यूमन ऑर्गन्स एंड देयर स्टोरेज। कि जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994 है, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, वो प्रोवाइड करता है वेरियस रेगुलेशंस। किसके लिए? ह्यूमन ऑर्गन के रिमूवल के लिए, उनके स्टोरेज के लिए, उनसे रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस होते हैं उनका एक्ट कौन सा है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। 3 लाख पेशेंट्स आर ऑन द वेटिंग लिस्ट फॉर ऑर्गन डोनेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल वेटिंग लिस्ट में कितने हैं? 3 लाख पेशेंट्स अभी वेटिंग लिस्ट में चल रहे हैं, उनको एक्चुअल में ऑर्गन चाहिए। और जबकि सप्लाई कितनी है? ओनली 10,000। समझना इस चीज़ को। सप्लाई ऑफ ऑर्गन डोनर्स इज नॉट केप्ट अप विद द इंक्रीजिंग डिमांड। डेली 20 इंडिविजुअल की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके लिए जो ऑर्गन की अगर शॉर्टेज हो जाती है उसके कारण 20 आदमी की डेथ डेली हो रही है। आप सोचिए, ये डेटा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यूपीएससी में अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट इट। इसमें साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको समझाऊंगा, नोटो बोलते हैं उसको, उसकी भी बता रहा हूँ ताकि वो प्री में काम आएगा उसका डेटा। ग्रोथ इन डोनर नंबर्स 2014 में 2022 डोनर थे, और 2014 के अंदर 6,916 डोनर्स थे, 2022 में 16,041 हो गए, मतलब 100% इंक्रीमेंट हो गया है, 150% के आसपास। तो ये अपने आप में कम बात नहीं होती है कि भाई धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, बट ये बहुत कम डेटा है, क्योंकि अपने इंडिया के अंदर रेट इज लेस देन बिलो 1 डोनर पर मिलियन पॉपुलेशन। यानी जो टोटल पॉपुलेशन है 10 लाख पॉपुलेशन पे 1 डोनर भी नहीं है इंडिया के अंदर, उससे भी कम। तो ये अपने आप में बहुत गलत बात है। जबकि आप स्पेन और यूएस के अंदर देख लो, 30 से 50 डोनर पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी अगर 10 लाख पॉपुलेशन है तो उस पर 30 से 50 डोनर मिल जाएंगे। तो ये अपने आप में मतलब लोग कितने अवेयर है इसके लिए कि हमें अगर कोई आदमी की मृत्यु हो रही है, वो उसकी क्या करेगा ऑर्गन्स को? तो उसको अपने ऑर्गन्स को वो चाहे तो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पहले ही बोल सकता है। जैसे आपने सुना होगा कि ऐश्वर्या राय ने अपने आइज़ के लिए बोल रखा है, ठीक है, ये मैंने भी सुना है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐश्वर्या राय ने ऐसा बोला है कि मैं जब भी मेरी डेथ हो जाए तब मेरी आँखें निकाल के किसी को डोनेट कर देना। लता मंगेशकर ने शायद ऐसा बोल रखा है कि आप मेरी जो वॉइस है उसको किसी और को दे देना। इस तरह की चीज़ें, ये इसको बोलते हैं ऑर्गन मतलब ट्रांसप्लांट करना। लिविंग डोनर कॉन्स्टिट्यूट द मेजोरिटी 85%। अभी अपन ने जस्ट पढ़ा है कि 85% ऑल डोनर्स इन द इंडिया के अंदर 83% अभी डेटा था, तो मतलब 85% कौन है? लिविंग डोनर। जबकि डिसीज वाले तो सिर्फ 12-15% ही है। उसके बाद डिसीज ऑर्गन डोनेशन इन किडनी और लीवर एंड हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कम है। ऐसा क्यों? जो ऑर्गन डोनेशंस होते हैं डिसीज वाले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो हार्ट, किडनी, लीवर बहुत कम है उनका ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया के अंदर किडनी का ट्रांसप्लांटेशन होता है तो कैसे? एनुअल डिमांड फॉर 2 लाख किडनी। डिमांड कितनी है किडनी की? 2 लाख। और सप्लाई कितनी है? सिर्फ 10,000 किडनी। अब आप सोचिए, कोई रेशियो नहीं है, कंपेरिजन ही नहीं है। कोई चीज़ चाहिए 2 लाख यूनिट और मिल कितनी रही है? 10,000 यूनिट। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए तो 20 आदमी की डेथ डेली हो रही है। चैलेंजेस क्या है? अब इस चीज़ को समझो। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो हमने पढ़ लिया, उसकी स्टेटस पढ़ ली है, उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीज़ें प्रोविजंस मतलब हमने समझे कि क्या क्या एक्चुअल में डेटा हमने बहुत सारा देखा है। लेकिन चैलेंजेस क्या है? लोगों में अवेयरनेस की कमी है, एजुकेशन की कमी है। लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में हमारा ऑर्गन किसी के लिए जीवन बन सकता है। लेकिन बस ऐसा अगर सब समझ जाए तो बहुत सारी जिंदगियों को नया जीवन मिल सकता है, क्योंकि आदमी की तो डेथ हो गई है तो उसके कारण हम दूसरों को जीवन तो दे सकते हैं। फैमिली कंसेंट एंड डिसीजन मेकिंग। फैमिली भी इस बारे में डर जाती है कि हम अपने पिता, पुत्र, इनके आँखें क्यों डोनेट करें, जबकि उससे दूसरों को जीवन मिल सकता है। लेकिन नहीं, ऐसा होता बहुत मुश्किल है। लोगों को एक्चुअली अवेयर ही नहीं है वो इस बारे में। ऑर्गन ट्रैफिकिंग एंड ब्लैक मार्केट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मतलब समझते हो आप कि ब्लैक मार्केटिंग इतनी होती है, कोई आदमी है हॉस्पिटल में गया, उसकी किडनी निकाल ली जाती है, उसके और दूसरे जो भी ऑर्गन से उनको निकाल दिया जाता है। कोई डिसीज आदमी की मृत्यु हुई तो उसके शरीर से सारे जो भी ऑर्गन निकाल दिए गए, किडनी निकाल दी गई। आपने कोरोना में भी ऐसे केसेस सुने होंगे। तो आप सोचिए, इतनी ब्लैक मार्केटिंग होती है, तो वो आदमी अगर बोले कि मैं अपनी किडनी डोनेट करूँगा, कैसे करेगा? है ही नहीं तो डोनेट कैसे करेगा? मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड कंपेटिबिलिटी। जैसे कोई आदमी की एज ही 65 हो गई है, 70 ईयर्स हो गई है, 75 ईयर्स हो गई है, अगर उस एज में डेथ हो रही है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी आंखें इतनी क्षीण हो जाती है, आंखों की रोशनी चली जा चुकी होती है, या फिर और भी जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना धीरे धीरे बंद कर चुके होते हैं। या कोई स्मोकिंग पर्सन है, वो उसका जो फेफड़ा ऑलरेडी स्मोकिंग से खराब हो जाएगा, तो वो क्या ट्रांसप्लांटेशन करेगा? वो क्या डोनर बनेगा? इसलिए उसकी वो डोनर भी बनता है तो उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। इस तरह मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड कंपेटिबिलिटी का भी बहुत बड़ा इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, हमारे देश में सबसे बड़ा इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर का। लोगों को एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। किसके लिए? अगर मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो करवा दिया, अब उसको कहीं दूसरी जगह पहुँचाना है तो उसके लिए स्टोरेज व्यवस्था होनी चाहिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिसके कारण वो ज़्यादा टाइम तक, जैसे हार्ट है तो वो मैंने सुना है ऐसा कि 3-4 घंटे तक ही या 6 घंटे तक ही हार्ट रह सकता है, उसके बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे वो काम करना डाउन हो जाता है। तो ऐसा कि अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और उस हार्ट को जो हमने निकाला है किसी व्यक्ति से, उसको लॉन्ग टर्म तक हम प्रिजर्व कर सके तो वो लोगों के लिए काम आ सकता है। इसके लिए उस फील्ड में रिसर्च होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा ये टॉपिक हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो। इसी के अंदर नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्री में याद रखना ही है आपको।
ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो। ये सेटअप हुआ है किसके अंदर? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस उसके अंदर सेटअप हुआ है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है। लोकेटेड न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है, ये ऑफिस समझ में आ गया। नेशनल नेटवर्क डिवीजन ऑफ नोटो फंक्शन, नोटो का जो एक नेशनल नेटवर्क डिवीजन होता है उसका काम क्या होता है? वो फंक्शन करता है इज द एपेक्स सेंटर फॉर ऑल इंडिया एक्टिविटी फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रजिस्ट्री ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यू डोनेशन। यानी जो ऑर्गन्स होते हैं और जो टिश्यू डोनेशंस होते हैं उनकी रजिस्ट्री करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, उनको प्रोक्योर यानी उनको लेकर आना, इन सब एक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? उन सब एक्टिविटी के लिए नेशनल नेटवर्क डिवीजन ऑफ नोटो जिम्मेदार होता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेशनल नेटवर्क डिवीजन ऑफ नोटो, ये एपेक्स बॉडी के रूप में काम करता है। अब इसकी सेटअप कब हुआ था ये भी मैं बता देता हूँ कि 2011 के अंदर जब अमेंडमेंट आए थे इससे रिलेटेड, उस टाइम पे इसके सेटअप की बात चली थी और इस तरह 2011 से 2015 के बीच में इसको सेटअप कर दिया गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक समझो, कितना अच्छा टॉपिक था नोटो। आज आपने नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन पढ़ लिया है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को समझ लिया है, साथ में ऑर्गन डोनेशन की क्या इंडिया में सिचुएशन है। ये टॉपिक मेंस के लिए भी काम का है और फिल्म्स के लिए भी काम का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को स्पेशली लिया था इंडियन एक्सप्रेस से। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझा देता हूँ कि आज एक्चुअली क्या हुआ, द हिंदू के अंदर इतने अच्छे अच्छे आए नहीं है आर्टिकल। और क्या होता है कि सारे कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है नो डाउट, लेकिन सारे आर्टिकल, बहुत सारे आर्टिकल बेकार आए हैं। तो फिर जो चीज़ें आपके लिए यूपीएससी के लिए काम की है उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं आपके लिए क्या टॉपिक छोड़ नहीं सकता, किसी टॉपिक को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ दूँ तो उसका सेंस नहीं निकलेगा, इसलिए मुझे इस स्पेशल टॉपिक को लेना पड़ा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कम्युनिटी राइट्स एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना आप। इससे रिलेटेड एडिटोरियल भी 1-2 दिन में छप सकते हैं। अभी क्या एक अमेंडमेंट एक्ट आया है जिसका नाम है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023, ब्रिंग सब्सटेंशियल लेजिस्लेटिव चेंजेस टू फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 फॉर गवर्निंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन। अब इस चीज़ को समझना कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2023, उसने सब्सटेंशियल लेजिस्लेटिव चेंज किए, अमेंडमेंट किए किसके अंदर? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के अंदर, फॉर गवर्निंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ठीक है। ये चीज़ आगे समझ में। इससे रिलेटेड प्रोविजंस देखो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। पहला इंसर्शन, सबसे पहले जो नया एक्ट आया है उसके अंदर प्रीएम्बल का इंसर्शन हो चुका है। मतलब प्रीएम्बल का मतलब कि उसके अंदर प्रस्तावना का इंसर्शन हुआ है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ये इंडिया की कमिटमेंट को ये बोलता है, एक्नॉलेज करता है कि इंडिया कमिट करता है कि हम नेट जीरो एमिशन को 2070 तक उस टारगेट को अचीव करेंगे। उसके अलावा नेशनली जो डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उस टारगेट को 2030 तक मीट आउट करेंगे। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDC, नेशनली जो डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन टारगेट होता है उसको 2030 तक अचीव करना है। उसके अलावा इंडिया का फॉरेस्ट एंड जो ट्री कवर होता है उसको एक्सपांड करना है टू 1/3 ऑफ इट्स लैंड एरिया। अब इस चीज़ को और समझ लो। पहला पॉइंट समझ लिया हमने कि नेट जीरो एमिशन को हमको 2070 तक अचीव करना है। उसके बाद 2030 तक नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की जो उसको मीट करना है, उसके टारगेट को मीट आउट करना है। और इंडिया का जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है उसको टोटल लैंड एरिया का 1/3 यानी 33% तक पहुंचाना है। ये किसका है? प्रीएम्बल। और हमने अगर कोई चीज़ प्रस्तावना में लिख दी है तो हमको उसको टारगेट को अचीव करने का हमारा ऑब्जेक्ट रहता है। चलो नेक्स्ट चीज़ समझो, लैंड के रिलेटेड प्रोविजन कि जो फॉरेस्ट एक्ट है विल नॉट अप्लाई टू ऐसी फॉरेस्ट जो कि नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए ले ली गई है ऑन और आफ्टर 12 दिसंबर 1996। याद रखना ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 1996 के बाद अगर किसी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए लिया गया है तो फॉरेस्ट एक्ट उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। चलो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट चीज़ समझो, फॉरेस्ट लॉ विल अप्लाई। फॉरेस्ट लॉ फिर कहाँ अप्लाई होगा? तो वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड, प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड और प्लांटेशन, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड, प्राइवेट फॉरेस्ट लैंड और प्लांटेशन पर अप्लाई होगा। अब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी ऑफ लैंड, ऐसी कैटेगरीज ऑफ लैंड जिसको एग्जेम्प्ट किया गया है किसके अंदर? फॉरेस्ट के अंदर। आप एक चीज़ समझो, जैसे चाइना का बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC, पाकिस्तान का जो बॉर्डर टच कर रहा है या इंटरनेशनल जो भी बॉर्डर टच कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ में, सब जगह वहाँ पर 100 किलोमीटर के एरिया को एग्जेम्प्ट किया गया है। अगर ऑलरेडी वहाँ फॉरेस्ट है तो उस पर फॉरेस्ट एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 100 किलोमीटर के एरिया को ताकि इंटरनेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। अब आप बोलोगे कि फॉरेस्ट एक्ट को एग्जेम्पशन करने का क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि देखो फॉरेस्ट एक्ट लगते ही बहुत सारे प्रोविजंस अप्लीकेबल हो जाते हैं। ट्राइबल्स को राइट दिए जाते हैं, वहाँ पर आप नॉर्मल पब्लिक वहाँ जा नहीं सकती है, डिफेंस वाला काम वहाँ हो नहीं सकता है, वहाँ पर आप किसी नॉन ट्राइबल मतलब ट्राइबल वाले लोगों के साथ आप उनको उनके कल्चर को अफेक्ट नहीं कर सकते हो। इस तरह फॉरेस्ट एक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। तो यहाँ एग्जाम करने से क्या बेनिफिट मिलेगा? इससे ये मिलेगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा। लॉसिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, लीजिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड, यानी फॉरेस्ट लैंड को लीज पर भी दिया जा सकता है। तो अभी अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर करती है उसके लिए अगर लीज पर देनी है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट को पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी टू असाइन फॉरेस्ट लैंड टू एनी एंटिटी नॉट ओन्ड और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने उस एंटिटी को कंट्रोल नहीं कर रखा है, ऑन नहीं कर रखा है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी आप फॉरेस्ट लैंड उसको असाइन करते हो तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट से। अप्रूवल ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और ध्यान रखना जो भी कंडीशंस होगी उसको कौन डिसाइड करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इन कंडीशन पर इस फॉरेस्ट लैंड को लीज पर दिया जा सकता है। परमिटेड एक्टिविटी, परमिटेड एक्टिविटी क्या है? एक तो कंजर्वेशन अलाउड है, मैनेजमेंट अलाउड है, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट अलाउड है, वाइल्ड लाइफ अलाउड है, ये सारी चीज़ें अलाउड है, जिसमें जैसे फेंसिंग हो गया, फायर लाइन्स हो गई, चेक पोस्ट बनाना, कम्युनिकेशन करना, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब अलाउड है। कंजर्वेशन करोगे आप फॉरेस्ट को, मैनेजमेंट करोगे, डेवलपमेंट करोगे फॉरेस्ट का, वाइल्ड लाइफ को बचाओगे, ये सब चीज़ें अलाउड है। बट उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट,
और यूज ऑफ लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज इज रेस्ट्रिक्टेड। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर फॉरेस्ट लैंड का आप नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए, यानी उसका किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए, किसी बिजनेस के लिए ऐसे कुछ जगह यूज कर रहे हो, तो नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। फॉरेस्ट एक्ट ने साफ साफ मना कर दिया कि आप ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते हो। उसके अलावा आप फॉरेस्ट लैंड को डी रिजर्वेशन, यानी फॉरेस्ट लैंड को रिजर्व भी नहीं कर सकते हो, यानी उसका डी रिजर्वेशन भी नहीं कर सकते हो ये चीज़, तो इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, बिफोर अमेंडमेंट, यानी ये जो अमेंडमेंट आया था किसका, फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक 2023 जो अभी अमेंडमेंट आया है, उसके अंदर क्या है कि उस अमेंडमेंट से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर किसी सिर्फ रेगुलेशन रूल्स बनाने तक ही लिमिटेड थी, लेकिन नाउ इस पावर को बढ़ा दिया गया है। किस तरह बढ़ा गया है, एक तो वो डायरेक्शन इशू कर सकते हैं किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, सेंट्रल गवर्नमेंट की और भी जो अथॉरिटीज़ होती है, या एनी बॉडी या एनी ऑर्गेनाइजेशन जो कि उन्होंने रिकॉग्नाइज की है किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उन सभी को डायरेक्शन देने का काम भी अभी इसका पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का अल्टीमेटली पावर बढ़ गया है। अभी हमने ये भी सुना था कि मतलब देखा था इसके अंदर जस्ट थोड़े से पहले कि प्रायर अप्रूवल चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप लीज पर देते हो। इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट का अल्टीमेट पावर तो बढ़ा ही दिया है ना। अब इसके बेनिफिट समझ लो साथ के साथ, क्या फॉरेस्ट एक्ट आएगा तो उसका फायदा होगा, तो एक तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि नेशनल सिक्योरिटी बढ़ेगी। उसके अलावा इन्होंने सबसे मेन खास चीज़ क्या की है, फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसमें क्लैरिटी आ गई है। अगर फॉरेस्ट की डेफिनेशन में क्लैरिटी आ गई तो अब उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, उसके कारण फॉरेस्ट एक्ट की अप्लीकेबिलिटी, नॉन अप्लीकेबिलिटी सब चीज़ें हमको पता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड कंजर्वेशन, अभी फोकस किस पे ज़्यादा किया जाएगा, कंजर्वेशन पे, और क्लाइमेट चेंज से इशू जितने भी इशू आते हैं उनसे भी डील कर लिया जा सकता है, क्योंकि अभी नए एक्ट के अंदर सारी चीज़ें कवर्ड है। अगर लीज पर लेना है तो उससे पहले गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जरूरी है, तो इस तरह कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो उनकी प्रॉपर्टी के अंदर, जो भी फॉरेस्ट वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर। उसके अलावा प्रोविजंस फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के प्रोविजंस भी इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, कैसे कि लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी किसकी, रोजगार की, लोकल कम्युनिटी के एम्पावरमेंट के लिए भी अलग से क्या किया गया है, जू, सफारी, इको टूरिज्म, इन सबको बनाया जाएगा अंदर, और नेचुरल जो चीज़ें होती है उनको बढ़ाया जाएगा। इस तरह फॉरेस्ट के अंदर अल्टीमेटली क्या किया गया है, लोकल कम्युनिटी को एम्पावर किया गया है। नेशनल सिक्योरिटी मैंने आपको समझाई दिया, 100 किलोमीटर ऑफ नेशनल बॉर्डर के लिए एग्जेम्पशन दी गई है, और डेवलपमेंट के लिए प्रोविजंस भी है, क्योंकि वहाँ पर क्या बनेंगे, जू बनेंगे, सफारी बनेंगे, इको टूरिज्म सेक्टर बनेंगे। अब चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा इशू क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रोचमेंट, यानी अगर हम फॉरेस्ट एक्ट आ गया है उसके कारण हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर जो दूसरी अदर एक्टिविटीज़ हैं जो कि रेस्ट्रिक्ट कर रखी थी, अभी हमने जस्ट देखी है, देखो कि वहाँ पर आप फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, और उनका डी रिजर्वेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ऐसा। तो इस केस को देखो, अगर हम उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते तो क्या दिक्कत आएगी, सबसे बड़ा इशू क्या आएगा, हम कैसे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करेंगे। कैसे, अगर कोई रोड फॉरेस्ट के बीचों बीच निकल रहा है और उसको अगर नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो ये अपने आप में एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इशू हो सकता है। और प्रोजेक्ट करता है जू, वाइल्ड लाइफ, इसके कारण क्या होगा, फॉरेस्ट की लैंड अफेक्ट होगी। ऑब्वियस है, अगर आप जू बना रहे हो, वाइल्ड लाइफ बना रहे हो, इको टूरिज्म क्रिएट कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि लोगों की जब आवाजाही बढ़ेगी तो उसके कारण फॉरेस्ट की लैंड अफेक्ट होगी, और ट्राइबल्स की राइट नेग्लेक्ट होंगे उनके, जो इसके लिए ट्राइबल गामा की वैसे परमिशन पहले से, ऐसा कुछ इनको सोल्यूशन निकालना चाहिए था। सोल्यूशन ये होना चाहिए कि प्रायर अप्रूवल फ्रॉम ट्राइबल गामा शुड बी देयर, बट ऐसा कुछ है नहीं एक्चुअल में, और ट्राइबल राइट्स को नेग्लेक्ट किया गया इस एक्ट में सीधा सीधा, क्योंकि पहले एक तो प्रायर परमिशन लेनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा कल्चर अफेक्ट होगा बाई इको टूरिज्म, लोगों की बार बार आवाई जाही से, नए नए लोगों के आने से क्या होगा, वहाँ का कल्चर भी अफेक्ट होता है। एंड टॉप डाउन अथॉरिटी, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ले लेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां, और फॉरेस्ट का यूज नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए करेगी। इस तरह क्या होगा, टॉप डाउन पर जो डिसीजन ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो सही डिसीजन है, स्टेट गवर्नमेंट का रोल ही खत्म हो चुका है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, और उसके अलावा अगर बार बार इंसानों की आवाजाही होगी फॉरेस्ट के अंदर तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आएगी, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, यानी इंसानों और जानवरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जाएगा। अब वे हीट समझ लो, आप वे रिलेटेड चीज़ें समझनी है तो स्टेक होल्डर का कंसल्टेशन, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स पे, उस ट्राइबल्स, जो भी फॉरेस्ट से जितने भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं, जितनी भी स्टेक होल्डर्स, हमको सभी का ध्यान रखना है। दूसरा ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, दूसरी लाइन है कि डिसीजन मेकिंग आप कुछ भी लो उसमें ट्रांसपेरेंसी आपको मेंटेन करनी है, और ट्रांसपेरेंसी होगी तभी जाके हम एक अच्छे लॉ को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, यानी अगर आप फॉरेस्ट का कुछ भी, किसी को भी, किसी भी एंटिटी को अगर उसको दे रहे हो लीज पर या कुछ भी कर रहे हो, या इसे कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ डेवलप करना चाह रहे हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करवा लेना है, जिससे हमको पहले ही पता चल जाए कि इससे क्लाइमेट चेंज पर ये इशू आने वाला है, एनवायरमेंट पर ये इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो सारी चीज़ें पहले से ही पता चल जाए। तो वे हाइट भी हमने समझ लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ो, एडिटोरियल आया है, इंडिया मूविंग टूवर्ड्स मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया मूव कर रहा है टूवर्ड्स मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इंडिया मूव कर रहा है मैसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो अभी इसके अंदर एक्चुअली इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, स्टील इंडस्ट्री के बारे में दिया गया है इस एडिटोरियल में। तो अब हमको समझना है क्या स्टील इंडस्ट्री को। एक्चुअल में आप जब यूपीएससी के हिंदू के आज के एडिटोरियल देखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है उनका। एक तो मतलब सब दूसरे एक तो डिजिटल इकोनॉमी से रिलेटेड है जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं, और जिसमें एक्चुअल में कुछ दे ही नहीं रखा है। बहुत सारे एडिटोरियल तो ऐसे ऑथर छाप देते हैं जैसे कोई सेंस ही नहीं हो। आप समझ रहे हो ना, वो उसमें क्या है कि एक्चुअली पक्षपात करते हैं। अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं है, अगर उनको बीजेपी या कांग्रेस किसी से भी दुश्मनी है, या बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा है, तो उनसे रिलेटेड ही टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल का मतलब होता है एक्चुअल में कि जो बात न्यूट्रल हो, जो सही है गलत है। जैसे हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था
कि इलेक्ट्रोल सिस्टम से रिलेटेड ऑथर ने बताया था कि डिलिमिटेशन को हमने कल मतलब समझा था 15 तारीख को कि डिलिमिटेशन का जो टॉपिक होता है उसके बेनिफिट्स क्या है, लेकिन वो सब किस बेसिस पे होना चाहिए। डिलिमिटेशन होना चाहिए सिंपल नॉर्मल बेसिस पर या फिर इकोनॉमिक बेसिस पर, एजुकेशन बेसिस पर, डेवलपमेंट बेसिस पर। लेकिन अभी डिलिमिटेशन को किस पर किया जा रहा है, पॉपुलेशन बेसिस पे। इससे क्या होगा, नॉर्थन कंट्रोल बढ़ जाएगा, नॉर्थन स्टेट्स का। तो नॉर्थन स्टेट्स का कंट्रोल बढ़ जाएगा। तो ऑथर ने उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट समझाए हैं। तो अब हमको क्या समझना है, हमको एडिटोरियल को पढ़ना ही इस तरह से कि न्यूट्रल पोजीशन में रखे पढ़े, जिससे हम उसकी सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी को समझ सके और एडिटोरियल को अच्छे से समझें। वी आर यूपीएससी एस्पिरेंट, आप अपने को ये चीज़ याद रखनी है। तो अभी जो हम स्टील इंडस्ट्री पढ़ेंगे उसके सारी चीज़ें उससे रिलेटेड पढ़ेंगे, तभी जाके आपको जो मेंस में जब आप आंसर राइट करोगे ना, तब आप उनको प्रूव कर सकते हो कि एक्चुअल में आई एम सो टैलेंटेड। आप समझ रहे हो, उनको हमको प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव तभी होगा जब आप न्यूट्रल पोजीशन पे होगा, इस पोजीशन पे होंगे। ठीक है, चलो अब स्टील इंडस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। स्टील इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, देखो सबसे पहले इसको समझ लो। इवेंट वॉज मार्क्ड बाय थीम स्टील शेयरिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर। अब इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जो स्टील शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर नाम से थीम रखी गई है, किसके अंदर, जो भी एक आईएसए की स्टील कॉन्क्लेव हुई थी 2023 के अंदर, उसकी क्या थीम थी, स्टील शेपिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, अब अपने लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया क्रूड स्टील का, मतलब जो कच्चा स्टील होता है ना, उसका इंडिया कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर जो कच्चा स्टील था उसका 125 मिलियन टन का हमने मतलब प्रोडक्शन किया था, जबकि फिनिश स्टील कितना प्रोडक्शन किया, मतलब प्रोड्यूस किया 121 मिलियन टन। इसका मतलब ये हो गया कि भारत क्या है कि कच्चा जो क्रूड स्टील होता है उसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये याद रखना है अपने को। पर कैपिटा कंजप्शन कितना है, 86.7 किलोग्राम पर पर्सन कंजम्पशन करते हैं। और फाइनेंशियल ईयर 23 का डेटा है ये, 22-23 मार्च 23 तक का। अब डिपेंड्स ऑन रॉ मटेरियल सच एज आयरन ओर एंड कॉस्ट इफेक्टिव लेबर, भारत के अंदर ये बहुत ज़्यादा है। इसके कारण क्या है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है भारत कच्चे माल का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव लेबर मिल जाती है और आयरन ओरे भी अच्छा है रॉ मटेरियल के रूप में। हमने एक नेशनल स्टील पॉलिसी लॉन्च की थी, इंडिया ने उसको लॉन्च किया गया था 2017 में, याद रखना ये सारे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्रूड स्टील उस टाइम पे जो कच्चे स्टील की कैपेसिटी कितनी होती है, 300 मेट्रिक टन। ठीक है, हमारा क्या टारगेट है उस नेशनल स्टील पॉलिसी के तहत कि भाई हमको एक तो क्रूड स्टील की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 300 मेट्रिक टन की हमको कैपेसिटी डेवलप करनी है। लेकिन अभी तक हमारा प्रोडक्शन लेवल सिर्फ 255 मेट्रिक टन तक ही पहुंचा है। और फिनिश स्टील के अंदर 100, और अभी हमारा पर कैपिटा जो कंजम्पशन है फिनिश गुड्स का वो कितना है, 158 केजी तक हमको पहुंचाना है। अभी कितना था, 86 किलो, लेकिन उसको हमको कहाँ तक पहुंचाना है, 158 केजी तक। भाई 2030-31 तक का हमारा टारगेट है कि हमको क्या करना है, 158 केजी पर कैपिटा कंजम्पशन को बढ़ाना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कंजम्पशन बढ़ जाएगा तो क्या वास्तव में फायदा मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। कैसे, क्योंकि देखो जो ये स्टील इंडस्ट्री है वो हर सेक्टर में यूज होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, डिफेंस सेक्टर में देख लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में देख लो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देख लो, हर सेक्टर के अंदर स्टील इंडस्ट्री का जो स्टील होती है वो यूज होती है। और जब अगर हर आदमी उसका कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा, इसका मतलब है कि आप कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रिंटिंग का काम कर रहा है, तो वहाँ मशीन का यूज होगा, स्टील का वहाँ यूज होगा। इस तरह स्टील इंडस्ट्री का यूज हर सेक्टर में होता है। तो अल्टीमेटली ऑथर कहना चाहता है कि अगर हम इंडिया को, हमने नेशनल स्टील पॉलिसी में अगर हमको 158 किलो का हमारा जो टारगेट है उस तक पहुंचाना है, तो हर आदमी को थोड़ा सा स्टील का कंजम्पशन बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा, उसको अपना बिजनेस बढ़ाना होगा, उद्यम बढ़ाना होगा। और जब हम हमारा बिजनेस ग्रो करेंगे तो हमारे को एक्चुअल में स्टील की नीड पड़ेगी, रिक्वायरमेंट होगी, और स्टील इंडस्ट्री की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अब सिग्निफिकेंस समझो, वन ऑफ द वाइडली यूज मटेरियल स्टील, ये मैंने आपको बता दिया। क्रूशियल सेक्टर जैसे कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में इसको यूज किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 के अंदर स्टील इंडस्ट्री कितना, मतलब स्टील इंडस्ट्री कितना जीडीपी के अंदर मैटर रखता है, तो 2% ऑफ द जीडीपी कितना है, स्टील इंडस्ट्री इतने एरिया को कवर करता है। इतनी क्वांटिटी जो इतना मेजरमेंट होता है उसको कवर कितना करता है, 2% ऑफ जीडीपी को। अब चैलेंज भी समझ लो साथ के साथ, बैरियर टू सेटिंग अप मॉडर्न स्टील प्लांट्स। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमारे यहाँ मॉडर्न स्टील प्लांट्स नहीं है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में एक स्टील टन कैपेसिटी का अगर हमको प्लांट लगाना है तो उसके लिए 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और इंडिया के अंदर आप सोचिए कि लोगों की एक्चुअली पैसा नहीं है, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है तो वो दूसरे सेक्टर में ज़्यादा घुसे हुए हैं। तो अगर स्टील इंडस्ट्रीज में घुसना है, और तो नए इंडस्ट्रियल आने से डरते हैं कि अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है क्या हम उसका फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा। ऊपर से क्या होता है, मानसून और साइक्लिक डिमांड भी बहुत ज़्यादा इशू है। क्या होता है, ये दूसरे इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। अगर दूसरी इंडस्ट्री में मंदी आती है तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट किस पे पड़ जाता है, स्टील इंडस्ट्री पे। तो अब आप सोचिए कि जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज है, कोई भी इंडस्ट्री मान लीजिए, अगर वहाँ पर मंदी आती है उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्टील इंडस्ट्री पे। ऊपर से मानसून के सीजन पे और साइक्लिक डिमांड का इशू आ जाता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लो पर कैपिटा कंजम्पशन, इंडिया के अंदर केवल कंजम्पशन कितना है, 86.7 kg। मतलब हम इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, सेकंड लार्जेस्ट, बट हमारा यहाँ कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है। और जब कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है तो उसका इशू कहाँ जाता है, अगर कोई चीज़ आपके यहाँ कंज्यूम ही नहीं हो रही है तो फिर स्टील इंडस्ट्री को कैसे ग्रोथ मिलेगी।
लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इंडस्ट्री को ग्रोथ भी ज़्यादा मिलेगी। और वर्ल्ड में 233 किलो तक कंजम्पशन है, मतलब लोग इतना बिजनेस करते हैं, इतने ऑटोमोबाइल सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स है जहाँ पर लोगों के द्वारा इसको यूज किया जाता है। तो ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा है और इंडिया में बहुत कम है, तो ये भी एक तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रही है इस सेक्टर के अंदर। लो इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, सबसे बड़ा इशू क्या है कि हम टेक्नोलॉजी और रिसर्च के अंदर बहुत कम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टील इंडस्ट्री के अंदर। और अगर कम इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ पर तो उसका सीधा सीधा नुकसान कौन सा किसको मिलेगा? उसका सीधा सीधा नुकसान हमको एक ही जगह मिलेगा कि हमारी स्टील इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं होगी, वहाँ हमें नई चीज़ें नहीं मिलेगी। और स्लो अडॉप्शन ऑफ स्टील इन कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर होता है उसके अंदर स्टील का स्लो अडॉप्शन, अब इस चीज़ को समझ लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी स्टील को बहुत कम अडॉप्ट किया जाता है। जैसे कोई आयरन का यूज़ करता है, लोहा, ठीक है, आयरन हो रहे और स्टील है, तो अभी क्या है कि इसके अलावा अल्टरनेटिव सोर्सेज बहुत सारे हैं लोगों के पास, उसके चक्कर में क्या होता है स्टील का यूज कम किया जाता है लोगों के द्वारा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के अंदर। तो जब अल्टरनेट सोर्सेज का यूज़ कर लिया जाता है तो फिर यहाँ इश्यू आ जाता है। उसके बाद एनवायरमेंटल कंसर्न को समझ लो साथ के साथ ही। स्टील इंडस्ट्री का ये क्वेश्चन 2014 में आ चुका है ऑलरेडी कि पोल्यूटेंट स्टील इंडस्ट्री कौन कौन से पोल्यूटेंट को रिलीज करती है। तो उसके अंदर सबसे पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, PM 2.5, वेस्ट वाटर, हजार्डियस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, PM 2.5 हो गया, वेस्ट वाटर हो गया, हजार्डियस वेस्ट हो गया और सॉलिड वेस्ट। ये जितने भी पोल्यूटेंट हैं इनका सबसे बड़ा नुकसान किसको होगा? अगर आपके सामने इतने पोल्यूटेंट हो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, PM 2.5, वेस्ट वाटर, हजार्डियस वेस्ट और सॉलिड वेस्ट। इस तरह जितने भी ये पोल्यूटेंट है उसको कौन रिलीज करता है? स्टील इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव लिए हैं, नेशनल स्टील पॉलिसी 2017, स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी, उससे रिलेटेड हम पब्लिक लिंक्ड इंसेंटिव प्लान भी लेके आए हैं। स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया है। उसके अलावा 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया है हमने, जो कि जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0, जिसके अंदर स्टील सेक्टर पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। PLI स्कीम्स लेके आए हैं। इस तरह हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हम स्टील इंडस्ट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आज हमने बहुत 3 टॉपिक जो बहुत खास थे, एक तो स्टील इंडस्ट्री, एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एक बॉडी का नाम था नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, उससे रिलेटेड जो बॉडी है उसको भी पढ़ लिया है हमने, एंड स्टील पॉलिसी को समझ ही लिया है। और ये आपको एक साथ में और क्या टॉपिक पढ़ा है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला एक्ट भी पढ़ लिया है हमने 2023 वाला, ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक 2023 को समझ लिया है, कम्युनिटी रिजर्व एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एंड एक नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, जो बहुत जरूरी था। उसके अलावा ऑर्गन इंडस्ट्री को पढ़ा है। उसके अलावा और क्या टॉपिक्स पढ़े हैं? उसके अलावा हमने ये डेटा देख लो आप, ये वाला याद रखना, 85% कितना है जो लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट 85% है इंडिया में, और डिसीज वाला कितना है? 15%, मतलब आप रेशियो देख लीजिए। और 4 आउट ऑफ ये हमने समझ ही लिया है, और एक पिग बचरिंग को भी समझा है। अब आप बोल रहे होंगे कि आज टॉपिक्स कम आए हैं, एक्चुअली कल के न्यूज़पेपर में टॉपिक्स कम इसलिए आए थे क्योंकि क्या द हिंदू था, और उसके बाद 14 तारीख को बहुत खास टॉपिक आए थे, मतलब सॉरी हाँ 15 तारीख को, लेकिन आज 16 तारीख है, तो जो कल का न्यूज़पेपर है उसमें इतने खास टॉपिक्स नहीं आए हैं। उसमें उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि द हिंदू के अंदर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि टॉपिक्स अच्छे नहीं आते हैं फिर, और मुझे साथ के साथ दूसरे न्यूज़पेपर को भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई अच्छा है UPSC के लिए, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन वाला, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर इसको आप पढ़ते हो, डेली बेसिस पे कंप्लीट करते हो, तो आपको शॉर्ट बेनिफिट मिलेगा। आप एक बार लेक्चर्स को पढ़िए, समझिए, आगे बढ़िए। और एक और एडिटोरियल है, एक अच्छा आर्टिकल और है, उसको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड प्रॉपर नोट्स बना के आपको समझा दूंगा मैं। वो एक इंटरनेशनल अवार्ड से रिलेटेड है, तो मैं आपको समझा दूंगा वो। चलो हम सारे टॉपिक्स को आज कंप्लीट करते हैं। हाँ अच्छा, एक कल का क्वेश्चन था, उसको मैं आपको बता देता हूँ उसका आंसर है भाखड़ा नांगल डैम। जो हमने कल एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा बांध सबसे लार्जेस्ट है डैम, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, और कल मैं सोच रहा हूँ कि मतलब एक इनिशिएटिव लॉन्च करने की सोच रहा हूँ, जिसके अंदर UPSC के पास्ट ईयर के क्वेश्चन हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि अगर आपको अच्छा लगता है तो वो भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।